जैसे आप सब 28 अक्टूबर की क्विज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस में हमने इकोटोन के बारे में देखा था, वो एरिया जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में होता है, यानी कि ये मारो टेरेस्ट्रियल है, ये मैराइन इकोसिस्टम है, और इन दोनों के बीच जहाँ ये कंबाइन हो रहे हैं, जहाँ पे एज इफेक्ट होगा, जहाँ पे एज स्पीशीज होगी, इसको बोलेंगे इकोटोन बोलते हैं। जैसे एस्चुरीज हो गई, ग्रासलैंड हो गए, ये जो क्या बोलते हैं इनको, मैंग्रोव्स हो गए, ये सब क्या है, इकोटोन एरियाज हैं। ओके, इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी थी, स्पैम्स एंड मार्सेस, फिर किसकी थी, ट्रॉपिकल रेनफॉल्स, फिर किसकी थी, कोरल रीफ की, फिर किसकी थी, एल्गल बेड्स की, फिर किसकी थी, एस्चुरीज की। आई थिंक द आई एम नॉट श्योर, एस्चुरीज तो नहीं था, जैसे एल्गल बेड। उसके बाद क्या थी, रिवर बेड्स की थी, या क्या किस चीज की थी, इफ यू पीपल नो प्लीज टेल मी। आफ्टर दैट देयर वाज एन टेम्परेट की थी, टेम्परेट के बाद किसकी थी, टेम्परेट के बाद आई थिंक टुंड्रा थी, फिर ओशन थी, फिर डेजर्ट थी। एक बार आप लुक एक बार देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इकोटोन देख लिया। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज उसके जो नंबर है, उसकी पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज कर जाती है, उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं, एज स्पीशीज। जैसे जब फॉरेस्ट की बात करते हैं और ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम कंबाइन होते हैं, तो जो बीच का जो एरिया होगा, जो इकोटोन होगा, उसमें क्या बर्ड स्पीशीज बहुत ज्यादा होती है। बर्ड स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हो गई, एज स्पीशीज हो गई। तो ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं 28 अक्टूबर की। ये इज नंबर एक, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक एरोजल्स। एरोजल्स में इंक्रीज क्यों होता है, इज लाइकली टू आफ्टर रेनफॉल पैटर्न, इफ अफेक्ट रेनफॉल पैटर्न। अगर एरोजल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या रेनफॉल पैटर्न में इफेक्ट होगा, हो तो सकता ही है। कट डाउन द, ओके, ये तो है, इंक्रीज तो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ये भी आई डोंट इम्पैक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं। कट डाउन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जो होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, सिग्निफिकेंटली। आई डोंट थिंक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम एक्चुअली फ्रॉम माय साइड। सो I would say I would prefer to say only two. If you know the correct answer, please mention in the comment box. Let's move to the next question. Number two, to avoid unfavorable condition, which of the following enter into diapause, a stage of suspended development? Actually मुझे इसका आंसर पता है, but I would prefer to say that I don't know the answer. Question number three. Acid rain is mainly byproduct of variety of human activities that emit the oxide of sulfur and nitrogen. Basically यही होता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इनको देखने की जरूरत है, ये ना बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है, याद ही रखिए। नॉर्मल क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसी वे में पूछते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन के इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैरीन heat waves. Marine heat waves occur only during summer and not during winter. Number one. Number two, they can occur in both equatorial region and high latitudes. Number two. Number three, El Nino can also lead to marine heat waves. So, how many of the above statements are correct? Two. Maybe two only. I would prefer the two. If you know the correct answer, please mention the comment box. Discuss तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। This is the following statement regarding peatlands. पढ़ा हुआ लग रहा है क्वेश्चन। Peatlands are wetlands where permanently waterlogged conditions prevent the complete decomposition of dead plant material. Peatland का ना क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कस किया है। Number two, peatland are highly space effective carbon store and contain more carbon than the entire forest biomass of the world. I don't think so. Number three, peatlands are formed only under tropical climate condition. I'm sorry, actually I'm not able to give the answer of this question. This is the, I forgot so many things about it. So let's move to the answers. Question number one is here. What they are asking, a substantial increase in atmospheric aerosol. अगर एरोजल इंक्रीज होते हैं, बेसिकली टीनी पार्टिकल होते हैं, तो क्या होगा, रेनफॉल इफेक्ट होगा,
जी हाँ, होगा। कट डाउन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन सिग्निफिकेंटली, नहीं ये नहीं होगा, देखेंगे कैसे। इंक्रीज़ ग्लोबल वार्मिंग बाय लार्ज पोर्शन, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एरोज़ल है। एरोज़ल कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं नेचुरल, जैसे कि सी सोल्ट हो गया। सी सोल्ट बेसिकली गुड होता है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, और जैसे अगर वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, और आइस क्रिस्टल के लिए अदर टाइप ऑफ एरोज़ल अच्छे होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने वा डिपेंड करता है कि कोई एरोज़ल है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो क्या होगा, उससे इन्वायरमेंट कूल होगा, वार्म नहीं होगा। और अगर कोई एरोज़ल है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो उससे क्या होगा, उससे इन्वायरमेंट वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, हीट अप होगा। जैसे कि अगर आप बर्निंग फॉसिल फ्यूल से क्या निकलता है, ब्लैक कार्बन निकलता है, वो भी क्या है, एक एरोज़ल है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, हीट अप होता है इन्वायरमेंट। So let's start. Sorry for. I'm sorry. So let's start to understand the thing. Look, एरोजल क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, ये वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, वेरी डिपेंड करता है कि इनके सोर्स क्या हैं। तो ये वो छोटे और मिनिमम पार्टिकल आप उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात है, ये नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, ये भी हो गया। तो पहली चीज हमने क्या स्टडी की है कि ये रिड्यूस कर देती है विजिबिलिटी को। तो हम चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए, आपको याद तो होगा ही, जब आप सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो क्या आप सारी चीजों को उतने ही आराम से, उतने ही अच्छे से देख पाते हैं यूजुअली जैसा आप देखते हैं? जी नहीं। हम बेसिकली कहते हैं कि हम विंटर्स में ऐसा क्यों होता है कि हम देख नहीं पाते या फिर यूजुअली भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि हम देख नहीं पाते स्मोक की वजह से। तो हम बेसिकली, हमारा मेन मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हम देख नहीं पाते, ये नहीं है कि इसकी और क्यों है। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कन्वे प्रॉपर्ली, बट हम इस पर फोकस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सपोज कीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको दिखाई कब देता है, जब लाइट जब आती है, इस पे गिरती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, और जब आप या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी आई उस लाइट को रिसीव करती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट यूजुअली दिखाई देता है। दिस इज अ आई मीन, हमें चीजें क्यों दिखाई देती हैं, चीजें जो बेसिकली हमारे आसपास वो चीजें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, राइट हमारी आंखों तक रीच कर रही है, देन वे हमें दिखाई दे रही है। यही कलर के साथ है कि हमें एक पर्टिकुलर क्यों दिखाई, कलर ही क्यों दिखाई दे रहा है। वैसे ना, अगर आप फिलोसफी के टर्म में इसको देखेंगे तो बोलेंगे कि ना, तो कुछ सच्चाई कुछ भी नहीं है, ऐसे सब झूठ की तरह ही है। जरूरी थोड़ी है कि जो कोई चीज है उसका कलर वही हो। हमें वो चीज ऐसी दिख रही है, डजंट मीन कि वो एक्चुअल में उसका वही कलर हो। कि हमारी एक पर्टिकुलर, हमारी आंखों की कॉन्फ़िगरेशन है, उनका एक पर्टिकुलर रिसीविंग पैटर्न है। सपोज करें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें उसी तरह का, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ऑरेंज दिखाई दे रहा है, नहीं कर रहा है तो ब्लैक दिखाई दे रहा है हमें। तो यही सब सिनेरियोज हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको कलर कुछ और ही हो। हमने सारी साइंटिफिक थ्योरी तो बाद में क्रिएट की है, ह्यूमंस ने कितना इतिहास कितना पुराना है, जस्ट 70 साल के आसपास का इतिहास है ह्यूमंस का। तो सोचने में ऐसा, आई मीन ये थ्योरी भी तो हमारी है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट। अगर हमारी ये थ्योरी है तो कहीं ना कहीं फिलोसफी जस्ट बियॉन्ड द सम ऑब्जेक्टिविटी, आई वुड से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिलोसफी डिस्कस भी नहीं करेगी वैसे ही। जब कोई चीज ऑब्जेक्टिव है तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट, इज वेरी क्लियर। And thus when there is a subjectivity, it can you can reach anywhere. There is so many subjective question around you, like whether God exists or not, what is soul, whether it exists or not, but it's not the class of the philosophy. तो ये हमें परसीविंग करने का है। लेकिन जैसे जैसे ये एरोजल्स हैं, बहुत सारे एरोजल इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पे। तो सपोज कीजिए, तो ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करके ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। एक सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाली थी लाइट, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, उसको क्या कर देते हैं। सपोज कीजिए ये पार्टिकल है, इसने इसको यहाँ पे स्कैटर कर दिया, यहाँ पे स्कैटर कर दिया, यहाँ पे स्कैटर कर दिया। तो आपकी ये जो रीच नहीं हो रही है डायरेक्टली, और जब आपकी जो लाइट है जो स्कैटर हो रही है, जो डायरेक्टली रीच नहीं हो रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को रिड्यूस विजिबिलिटी बोलते हैं। कौन कर रहा है, एरोजल भी इसमें काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। व्हेन लाइट कम टू द एरोजल, दे जस्ट स्कैटर्ड इट, ओके, और सम टाइम उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लाइक सपोज करें कोई ब्लैक कलर का, और वो है एरोजल है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या कर देगा, हीट कर देगा, इन्वायरमेंट में हीट इंक्रीज कर देगा। तो ये ऐसे हमारा हीट बजट भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे हीट बजट इफेक्ट नहीं करते हैं। सपोज क्लाउड कैसे बनते हैं
ये देखो, ये वाटर बॉडी है, इवेपोरेशन हुआ, वाटर ऊपर चला गया। अब जब हीट अप हुई चीज़ें, हीट अप हुई, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, वो सीधा भाप में कन्वर्ट हो गया, भाप ऊपर उठी, जब गर्म हुआ तो ऊपर ही जाएगी, ऊपर जाएगी तो उसको कूलिंग कंडीशन मिलती है एंड इट बिकम कंडेंस, वो कंडेंस हो जाती है। अब कंडेंस है तो उसको क्या करना है, उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी वाटर वेपर की फॉर्म में है, तो कुछ जब उनको एक पार्टिकल मिलते, जैसे अब वो कंडेंस तो हो ही चुकी है, वो कुछ पार्टिकल की तलाश में, और जैसे ही उनको पार्टिकल मिलता है, दे जस्ट राउंड अराउंड द पार्टिकल्स लाइक दैट। और ऐसे ही दे कॉम्बिनेशन ऑफ द बहुत सारे न्यूक्लियाई इनको मिल जाते हैं और जैसे सराउंड कर जाते हैं एंड देन दे फॉर्म अल्टीमेटली क्लाउड। तो सपोज करें कि हम अनदर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सब अपना टॉवल सुखाते ही हैं बाहर, और इस पे, तो क्या आपको जब आप बाहर टॉवल सुखाते हैं तो क्या आपको सूखा हुआ मिलता है? यूजुअली सबको सूखा हुआ ही मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जितना भी वाटर इसके पास था वो क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया। या फिर आप कहीं ये जो बर्ड्स वगैरह के लिए पानी डालते हो बाहर किसी भी बाउल में, तो क्या आपको उतना ही पानी मिलता है, चाहे किसी ने पिया हो या ना पिया हो, लेकिन वो कम तो थोड़ा मिलता ही है। उस वो क्या हो गया, वहां पे भी क्या हुआ, एवेपोरेशन। जैसे इसी तरह हर जगह इवेपोरेशन होती है। पहली बात, जब हीट सन की आती है तो कुछ मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर लेते हैं, हीट होल्ड करते हैं। जब इनके पास हीट आ गई, इनफ एनर्जी आ गई, तो दे ट्राई टू इवेपोरेट, और वो गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर उठ जाते हैं। अब हीट तो इन मॉलिक्यूल्स ने ले ली, तो जो बाकी नीचे वाटर बचेगा वो कैसा होगा, कोल्ड वाटर लेफ्ट रहता है, ठीक है। एवेपोरेशन हो गया, ऊपर चले गए। अब हर एक, अब एयर की तो कैपेसिटी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ये होल्ड कर सकती है वाटर। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर वो उसकी कैपेसिटी रीच कर जाए टू द टॉप, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। हाउएवर इट्स नॉट द टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस। तो उसकी कैपेसिटी है, डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है। तो सपोज करिए अब ये रीच कर, अब जैसे कि ऊपर पहुंच चुकी है, वो कोल्ड हो गए हैं, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अब जैसे जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं या एरोजल्स हैं, ये उनको जो भी गैस है वहाँ पे उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, उसको वो प्रोवाइड करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो जैसे ये हम मान लेते हैं गैस का या डस्ट का पार्टिकल मिड वाला, इस पे जो गैस हमारे ऊपर जो एवेपोरेशन के थ्रू पानी ऊपर गया था गैस की फॉर्म में, वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ये इसको एक बेस प्रोवाइड करता है। और इसी के कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फोग की बात करते हैं, आप सब फोग, जब राइट कंडीशन होती है ना, तो ग्राउंड पे भी क्लाउड आ जाते हैं, जैसे कि फोग। वॉकिंग थ्रू अ फोग इज मीन वॉकिंग थ्रू द क्लाउड। तो अगर आपने फोग में से मूव किया है, तो इट मीन्स आपने क्लाउड्स के थ्रू मूव किया है। बिकॉज वो भी क्या होते हैं कि वहाँ पे जितने भी अगर डस्ट पार्टिकल रहे हो या कोई और पार्टिकल रहा हो, उन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया, बेस प्रोवाइड कर दिया, जो भी गैस की जो पार्टिकल है उनको कंडेंस होने के लिए। सो दिस इज हाउ क्लाउड फॉर्म। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये तो क्लाउड के बारे में जान लिया। हम एरोजल की बात करें तो एरोजल क्या प्रोवाइड करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन को। तो अब अगर एरोजल ज्यादा है तो क्लाउड भी क्या क्या होंगे, ज्यादा बड़े होंगे। तो क्लाउड भी क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट, जो लाइट आती है उसको स्कैटर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब की एक्टिविटी की वजह से भी, जैसे एक तो नॉर्मल क्लाउड है, एक ज्यादा एरोजल की वजह से ज्यादा बड़े क्लाउड हो गए। एक नॉर्मली हीट, ये जो लाइट थी वो स्कैटर्ड हो रही थी, ऑब्जर्व हो रही थी, एक एबनॉर्मली स्कैटर्ड और ऑब्जर्व हो रही, तो उससे क्या होगा, हीट बजट भी चेंज होगा। वन थिंग। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में। One thing that we need to remember in the polar stratospheric cloud, that they need a very cold temperature. तो बेसिकली पोलर का मतलब पोलर रीजन में होते हैं। एक आर्कटिक हो गया, आर्कटिक में, और एक हो गया अंटार्कटिक में, ठीक है। बहुत कोल्ड कंडीशन चाहिए होती है, तो कब होंगे, विंटर में होंगे, जब आर्कटिक में विंटर होंगी, जब अंटार्कटिका में विंटर होगी। आर्कटिक में विंटर कब होती है, दिसंबर से लेकर मार्च तक। और अंटार्कटिका में विंटर कब होंगी, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो इन इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म होते हैं। इसमें बेसिकली क्लोरीन भी रहते हैं, तो मेन जो हमारे ओजोन डिप्लेशन होता है वो क्लोरीन की वजह से होता है। अब बात करते हैं पोलर स्प्रिंग की। पोलर स्प्रिंग का मतलब, जैसे कि आप ये मार्च के एंड में, इसमें अंटार्कटिका में सितंबर के एंड में ले ले, और आर्कटिक में मार्च के एंड में ले ले। वो वहाँ क्या होता है, जैसे समर स्टार्ट हो रही होती है, समर स्टार्ट हो रही है, इनकी सन रेजेस आना स्टार्ट हो जाती है। देखो, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के लिए मेन जो चीज़ है, उनका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए।
लेकिन ओजोन डिप्लेशन के लिए जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ओजोन डिप्लेशन करेगा उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो और क्लोरीन पोलर स्ट्रेटिफिक जो क्लाउड है वहाँ से क्लोरीन रिलीज हो सके। और क्लोरीन क्या करेगा जैसे कि O3 है फिर उसमें प्रोसेस होंगे जैसे O3 के साथ को रिएक्ट करेगा क्लोरीन ओजोन के साथ O3 के साथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा ऐसे प्लस O2 ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएंगी चीज़ें फिर यही चीज़ें और रिएक्ट करेंगी ये जैसे O2 के साथ रिएक्ट करेगा प्लस एम के साथ तो ये क्लोरीन कुछ नाइट्रेट वगैरह बनाते हैं उससे फिर से क्लोरीन रिलीज होगी बेसिकली एक साइकिल सेटअप हो जाती है इन सब चीज़ों में सपोज तो पोलर स्प्रिंग क्या था कि जब मार्च के एंड में जब समर स्टार्ट होने वाली होती है सन रेजेस आना स्टार्ट हो जाती है बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है जितने भी एनिमल्स ने हाइबरनेट किया था वो वापस से बाहर निकलेंगे खाना पीना खाएंगे और ग्रो करेगी वेजिटेबल्स वगैरह क्योंकि बर्फ वेदर पिघलेगी बेसिकली ये तो पोलर स्प्रिंग से रिलेटेड है। और जब ये सन रेजेस आना स्टार्ट होती है तो जो पोलर स्फेरिक क्लाउड बने हुए थे जब उनको सनलाइट मिलेगी तो वहां से क्या रिलीज होता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या कहता है इज अ वेरी यू नो that helps to deplete the ozone layer. Okay, the component that increase the depletion of ozone layer is the chlorine. So this is how that we are okay. This is what we have understand what the role aerosol play in the climate. So let's move to the next question. तो ये स्लाइड्स हैं जो आपको ये दिखाने के लिए डाली गई है कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है। सपोज करिए आप एक जार लें उसमें ना वाटर को फिल कर लें तो उसको हीट अप करें तो हीट अप करने से क्या होगा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द वाटर वेपर विल बिगिन टू राइज और फिर जो वाटर वेपर है द वार्म वाटर विल फॉर्म वाटर वेपर उस वो कौन सी प्रोसेस होगी उसमें इवेपोरेशन होगी और फिर उसको वो राइज करना स्टार्ट कर देगी। वो आप उसको इनविजिबल गैस होती है वो पहली बात। नंबर 2 फिर आप ना एक माचिस ले उसको ब्लो कर रहे हैं मतलब माचिस का मतलब क्या है ब्लो करने का मतलब है कि माचिस जलती है तो वो निकलती है ना ब्लैक ब्लैक सा। बेसिकली वो एक एरोजल ही है जो क्या प्रोवाइड करेगा जब कंडेंस होगी ना चीजें जैसे कूल डाउन होंगे अब उनको कन्वर्ट होना है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है ना चीजें। तो बेसिकली क्या होगा कि उनको एक पर्टिकुलर एक चीज चाहिए होती है जिसपे वे कंडेंस हो सके तो जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया तो उस पर कंडेंस हो जाएंगी। और डिपेंड करता है एरोजल किस टाइप का है वो कोई आइस क्रिस्टल एक सर्टेन टाइप ऑफ एरोजल पे ज़्यादा होते हैं कंडेंस होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो शायद सी सोल्ट पे जो होता है ना एरोजल उस पे ज़्यादा कंडेंस होते हैं। तो यही उन्होंने जैसे माचिस की सीख भी आप देख लें उसमें ये जैसे बाद में देखो इन्होंने कहा ये कि ये वो करो वो सरफेस प्रोवाइड करेगा कंडेंसेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। उसको ऊपर इन्होंने ये बर्तन रख दिया इसमें क्या है कूलिंग है कूलिंग करने के लिए। तो इमीडिएटली प्लेस एन आइस फील्ड आइस से फील्ड है मेटल ट्रे ऑन द हार्ड प्लास्टिक फ्रोजन आइस पैक ऑन द टॉप ऑफ द जार ठीक है ये इन्होंने प्लेस कर दिया ये बेसिकली इसको कूल करने के लिए क्योंकि हीट अप हुआ तो वाटर राइज हुआ कूल अप होंगे तो कंडेंस होगा क्योंकि कूल का मतलब क्या है उसकी जो कैपेसिटी ऑफ एयर है ना रिड्यूस कर जाती है वो ज़्यादा वो करने की। तो फिर ये यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी कैसे जैसे वो हीट अप होके वाटर राइज हो रहा था फिर जैसे जैसे ये यहाँ पे कोल्ड इसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा कंडेंस हो जाएगा। मार्च जलाई हुई थी उसके चारों ओर कंडेंस हो जाएगा क्या बनेगा फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगी। वही फोग है अगर आप फोग के थ्रू मूव किया है तो क्लाउड हो। इसके अलावा ये हमने दिखाया हुआ है कि क्लाउड यूजली फॉर्म अराउंड टेनी एरोबोन पार्टिकल कॉल्ड एरोजल ठीक है। क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स के भी हो सकते हैं आइस क्रिस्टल के भी हो सकते हैं दोनों के भी हो सकते हैं। ये वही है कि भाई वार्म होता है लेक उसका वाटर फिर उसको वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इसको वेपोरेशन बोलते हैं। एयर राइज होती है फिर वो कूल होती है और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती वाटर वेपर को। तो कोल्ड एयर क्या होती है राइज राइट टाइप ऑफ एरोजल पार्टिकल जो होते हैं ना उनके साथ वो करेगी फिर वो जो है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसके साथ चिपक जाएंगे और आइस क्रिस्टल की फॉर्म में भी किसी भी डिपेंड करता है इससे कोई वेदर ये आइस ड्रॉपलेट है या आइस क्रिस्टल है वो क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं आइस क्रिस्टल है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एयर के पे इस और एरोजल पे भी डिपेंड करता है सम कुछ एरोजल होते हैं बेटर सीट होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन और कुछ होते हैं अच्छे नहीं होते क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। ओके कुछ ये देखो जो बहुत सारे एरोजल क्या है नेचुरल है ना कि सी स्प्रे से होते हैं वोल्केनिक से प्रोड्यूस होते हैं डस्ट फ्रॉम रॉक से होते हैं सोल से होते हैं यहाँ से भी एरोजल प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल बट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल से भी एरोजल प्रोड्यूस होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो एरोजल से वो क्या है मैन मेड भी हैं। मैन मेड जैसे कि
फ्यूजल फ्यूल बर्निंग, गैसोलीन, कोयल बर्निंग, उसमें होता है सेंसिटिव ब्लैक कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू वार्मिंग आवर क्लाइमेट। ये भी क्या है, एक एरोजल ही है। अफेक्ट करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को बाय एक्टिंग एज ए शीट फॉर द विच क्लाउड फॉर्म मोर एरोजल पार्टिकल। देखो जब एरोजल पार्टिकल ज्यादा होंगे क्या करेंगे, उनके जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स होंगे ना स्मॉल होंगे, जैसे कि इतने सारे एरोजल हैं, इसके जब ज्यादा एरोजल होंगे तो जो वो ड्रॉप्स जो इसके चारों होंगे ना, उनके लिए ज्यादा एरोजल इनके, तो ये जो वाटर ये बन रहे हैं ना ये बहुत स्मॉल होंगे, उससे क्या होगा, रेन रिड्यूस हो जाती है। More aerosol particles can lead to more smaller cloud droplets, and this may reduce the rain that falls from the cloud. Climate is circulating in the atmosphere. Some of these particles can reflect sunlight, helping to cool the atmosphere. Other aerosol particles absorb heat from sunlight. This keeps the atmosphere to warm. This is especially true for black carbon. ओके तो ये तो हमने देख ही लिया, आई थिंक ये हमने वैसे अंडरस्टैंड भी कर लिया था। ये भी है कि बेसिकली क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड कैन रिफ्लेक्ट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, हीट फ्रॉम द सन अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कुछ जैसे जो सन से आ रही है हीट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो अर्थ से आ रही है उसको ट्रैप भी कर लेते हैं। तो क्लाउड एंड द क्लाइमेट इंटरेक्ट इन कम्प्लेक्स वे। तो ये तो स्टडी कर रही है, तो आपको एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए था। तो बेसिकली हमने देख ही लिया कि रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि भाई मतलब ज्यादा होंगे तो क्या हो जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, उससे रेनफॉल उसको भी इफेक्ट करते हैं। और इससे ये है भी हमने देख लिया कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को बेसिकली डिस्ट्रक्शन में अच्छा काम देते हैं ये ऐसा कुछ ऐसा डिपेंड नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एरोजल है। इससे कूल भी हो सकता है, वार्मर भी हो सकता है, ब्लैक कार्बन वार्म करता है। सो ये भी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर इनटू डायपोज आर स्ट्रिक्स ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो इन्होंने लिखा है जू प्लैंकटन। ओके देखो हमें क्या चीज याद रखने की जरूरत है कि देखो सब है ना, मान लो कि स्ट्रेस वाली कंडीशन है, स्ट्रेसिव इन्वायरमेंट है, तो सब भाई किसी भी तरह की ऑर्गेनिज्म हो वो अपना एक एस्केप ढूंढते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे हमारा तो क्या है कि भाई हम स्वीटिंग कर लेते हैं समर में हम वो जैसे कि अगर वो क्या करते हैं, ये सॉरी समर में तो हम स्वीटिंग कर लेते हैं, सर्दियों में हम क्या कर लेते हैं, शिवर इन विंटर। ओके इन द सेम बट और इसके अलावा हमारे पास तो माइंड भी है जिसके तो हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर दी हैं वो भी हमें सेव करने के लिए। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, सपोज करिए जैसे आर्किटिक और ये जो रीगन है इसमें क्या रखते हैं, वो रहते हैं बियर रहते हैं, तो वो हाइबरनेट करते हैं। जैसे ही विंटर आती है तो सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाता है, ना उनको वेजिटेबल है सॉरी ना ही उनको कुछ और चीज़ें हैं खाने के लिए, तो वो क्या कर लेते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं। ठीक है, इसके ड्यूरिंग द विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम। ठीक है, जो स्नेल्स या फिश होती है समर के टाइम पे हीट की प्रॉब्लम की वजह से या डेसिकेशन की वजह से क्या करती हैं, वो करती है एस्टिवेशन। याद रखेंगे ये साइड टर्म एस्टिवेशन। वेयर सम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, मैनी जू प्लैंकटन स्पीशीज, जू and the plankton. Okay, species in lake and ponds are known to enter diapause as suggest to suspended development. Okay, development suspend कर देते, तो हमने देखा hibernation, जैसे for example bear, fish and जो snails होते हैं समर में क्या करते हैं, estivation करते हैं। जैसे जू प्लैंकटन क्या करते हैं, suspend करते हैं development and the some unfavorable condition, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं diapause. Let's move to the next question. So the question is, acid rain is mainly a byproduct of variety of human activity that emit oxide of sulfur and nitrogen atmosphere. This was the answer. ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि सपोज करें आप कोई भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, वहां पे फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं, डीजल आप यूज कर रहे हैं, व्हाट ऑल दीज आर द फ्यूजिल फ्यूल। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो भी आप क्रूड ऑयल वहां से मंगवाते हैं वहां से रिफाइंड होके natural gas हो गई। there is a number of things that you are doing like in industries or any other where you are burning fossil fuel, and from that from all that activities the number of compounds they emit, right? And it also includes sulfur dioxide and nitrogen oxide. I hope that is understandable. Okay, let me be very fair, जैसे कि आप कितने fossil fuel burning करते हैं और तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनमें से क्या होते हैं,
जैसे कि बहुत सारे के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। तो इस तरह के ये भी क्या है, ये भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सपोज करिए कि हमारे पास है रेन, रेन का क्या है वाटर, वाटर क्या है H2O। ये फॉर्मूला है। जब ये चीजें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो कंबाइन होती हैं वाटर के साथ रेन में, मान लो सपोज ये हमारा एनवायरनमेंट है और यहाँ पे एक गैसेस प्रेजेंट कर दिए, ये क्लाउड्स है, यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से बारिश होगी। तो ये जब ये बारिश इन सारे कंपोनेंट के साथ मिलेगी तो क्या बनाएंगी, H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड हो गया तो ये डेफिनेटली हार्मफुल होगा। एंड एक और बनाएगी नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बिल्डिंग की बात कर ले, जैसे ताजमहल का रंग फेड क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। आसपास इंडस्ट्रीज की वजह से ये जो ऑक्साइड्स जो एलिमेंट्स है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, और जब रेन होती है तो क्या होता है, ये सारे ये H2SO4 क्रिएट करते हैं, HNO3 एसिडिक, ये H2SO4 जो एसिडिक है कंपाउंड्स हैं इनको क्रिएट करते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, उसका कलर फेड हो रहा है। अगर ये मेराइन इकोसिस्टम में ऐड होंगे, सपोज करिए कि कोई भी एक्वेटिक बॉडी है, लेक है, तालाब है, उसके साथ भी इस तरह के एसिड ऐड होंगे तो क्या होंगे, दे विल क्रिएट सो मैनी हार्म टू द मैरीन ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली क्या होता है, जब इस तरह के केमिकल होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं, और वो क्या है, हार्मफुल है। आप बिल्डिंग के लिए ले ले, इन्वायरमेंट के लिए ले, ह्यूमंस के लिए ले ले, मैरीन जो एनिमल्स है उनके लिए ले ले, दे आर हार्मफुल टू एवरीवन एवरीथिंग। सो हमें क्या याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इस तरह के एसिड क्रिएट करते हैं दैट इज हार्मफुल टू एवरीवन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैरीन हीटवेव होते क्या है। बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर मतलब एक वाटर बॉडी है या फिर हम ओशियंस की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर एक परसिस्टेंट लगातार हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज रहे, वो पर्टिकुलर एरिया अगर लगातार गर्म हो जाए, एक लंबे टाइम के लिए गर्म हो जाए, तो बेसिकली हम क्या कंसिडर, यूजुअली उसका टेम्परेचर सपोज करो x रह रहा है, लेकिन अब नॉर्मली उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए और y हो जाए, यानी कि इंक्रीज वर्जन है ये, और ये परसिस्ट करे कुछ समय के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि हीट वेव है, मैरीन हीट वेव, वाटर बॉडी पे बात कर रहे हैं। तो इसी को ये क्या कह रहे हैं कि मैरीन हीट वेव occur only during summer and not during winter. So this is not correct. It can occur in summer and it can occur in winter. What is the most मतलब बहुत कॉमन रीजन क्या है, एक तो हो गया ओशियन करंट। ओशियन बेसिकली क्या है कि जो वाटर फ्लो करता है ना ओशियन में, उसी को ओशियन करंट बोल देते हैं बेसिकली। कुछ जैसे वार्म करंट में आते हैं, कुछ कोल्ड करंट में आते हैं। जब जैसे कि ये अगर आप अमेरिका कंसिडर करें, नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्शन अगर आप कंसिडर करें, यहाँ पे जैसे कि साउथ अमेरिका आपको मिलेगा देखने को, तो यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम है, वो क्या है, वो भी वार्म कंडीशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से भी कई बार हीट हो जाती है। इसके अलावा अल नीनो की वजह से भी क्या होता है, जो नॉर्मल जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो चेंज होती है अल नीनो की वजह से। जैसे अल नीनो के टाइम पे इंडिया में सूखा पड़ता है और पैसिफिक में भी एक वार्म टेम्परेचर क्रिएट होता है अल नीनो के टाइम पे, तो ये भी हीट वेव क्रिएट करता है अल नीनो। अल नीनो कैन आल्सो लीड टू मैरीन हीट वेव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और they can occur in both equatorial region and the higher latitude। जैसे कि हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो वो तो काफी हायर लेटीट्यूड में है, इक्वेटोरियल रीजन में तो नहीं है सिर्फ। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो तो यही था इसमें। तो आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो बिफोर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट द ये क्या होते हैं हमारी पीटलैंड के बारे में। सपोज करें कि ये वाटर बॉडी है और ये वाटर सेचुरेटेड है, मतलब यहाँ पे ना वाटर का जो है लेवल है ये बहुत ज्यादा है, सेचुरेशन हो रखा है, हमें पता ना बिल्कुल फुल ऑफ हो रखी है वाटर उससे। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, अब वाटर सेचुरेशन हो रखी है, वाटर सेचुरेशन से क्या होगा फिर, देखिए उससे हो गया क्या, वाटर लॉग्ड का मतलब बेसिकली वाटर सेचुरेशन ही है। इसकी वजह से होगा क्या, ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो रिड्यूस कर जाती है। अब आप हो सकता है ये भी कहो कभी, क्योंकि कभी भी मेरा भी यही सवाल होता था कि H2O है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है,
तो ऑर्गेनिज्म यहीं से ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहे? तो ये ऑक्सीजन कम हो जाना, एनारोबिक कंडीशन का क्रिएट हो जाना और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाना, ये कैसे हो रहा है? तो बेसिकली इसका आंसर ये होता है, अगर आपको पता है दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। इफ यू डू नॉट नो, इट्स ओके, लेट मी टेल यू। at least if someone doesn't know, they can know about it, right? तो ये क्या होती है, ये मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है और इसने अपना बॉन्ड पहले ही हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और इसने H2O क्रिएट किया हुआ है। तो ये ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में यूज नहीं करते। रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हैं वो होते हैं डायटोमिक, यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम जब बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे जो वाटर है उसकी जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में यूज नहीं होती है, इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, मान लो कोई भी सोइल या सबस्ट्रेट है, यानी कि जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इनमें ना पोर्सेज होते हैं। उन पोर्सेज में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब इनमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, और इसके अलावा जब लेकिन वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, वाटर इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे खुद फिल हो जाता है यहाँ पे इन सारे पोर्सेज में। तो उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऐसे रिड्यूस हो जाती है। एक तो वाटर में जो डिसोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का, कि उसमें वो डिसॉल्व हो सके, वो बहुत कम होती है, उसकी जो एबिलिटी एंड कैपेसिटी होती है कि वाटर में डिसॉल्व करने की कम होती है। तो जो इन्वायरमेंट से भी ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व होगी तो वो कम होगी, ऊपर से यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी थी वो भी वाटर ने रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या नहीं कर पाएगी, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होगी। और जो ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हुई है उसमें भी कई तरह की केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जैसे कुछ कई बार वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ये चीजें हो रही है। और जो अपर साइड पे ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसको जो मान लो यहाँ से कोई इन्वायरमेंट में आई, डिसोल्यूशन इसका ज्यादा होगा नहीं, तो ज्यादा नहीं तक तो नहीं जा पाएगी ये ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ से तो सारी ऑक्सीजन उन्होंने कंज्यूम कर ली, डिसॉल्व वो नीचे तक हुई नहीं, तो नीचे वो तो बिल्कुल ही एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो जो भी डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए मटेरियल हैज आल्सो रिड्यूस, that's why there will be no decomposition, and जो एलिमेंट्स है या जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता कंप्लीटली, इसलिए वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन की लेयर बनती रहती है सालों साल। और दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिकम्पोज मटेरियल व्हाट वी कॉल पीट। इसी से पीट क्रिएट होता है और इसी से पीट लैंड क्रिएट होती है। तो इन्होंने क्या बोला था कि पीट लैंड और वेट लैंड विल परमानेंटली पुट, sorry, permanently waterlogged condition prevent the complete decomposition of dead plant material, of course। जैसे कि प्लांट हो गया और कोई भी डिकम्पोजिशन मटेरियल होगा, जब वहां पे होते हैं तो एनएरोबिक कंडीशन की वजह से, वाटर लॉग कंडीशन की वजह से उनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, और इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। Peatland are highly space effective carbon stock, that is completely true। इनमें ना बहुत सारे कार्बन स्टॉक ये जमा रखते हैं, जैसे कि जितना भी डिकम्पोजिशन मटेरियल है वो क्या है, कार्बन तो उसमें भी कंटेन किया हुआ है। प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन अवेलेबल होता है, जैसे एक पेड़ को काटे तो उससे भी क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है, जितना भी उसने अपने प्रोसेस में कार्बन को कंज्यूम किया है, and more carbon than the entire forest biomass of the world। That is also true, we will see in this explanation। Peatland are formed only under tropical climate conditions। This is incorrect। Only one and two statement are correct, कि कहीं भी हो सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं कि फॉर्म होते हैं क्योंकि accumulation of partially decomposed, completely decomposed नहीं हो पाता है, partially decomposed हो पाता है। partially decomposed plant remain over thousands of year की प्रोसेस है, नॉट 1-2 days, अंडर कंडीशन ऑफ वाटर लॉगिंग। अंडर कंडीशन ऑफ किसमें, वाटर लॉगिंग, बेसिकली सैचुरेशन ऑफ वाटर को वाटर लॉगिंग बोल रहे हैं ये। ठीक है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट बाय एक्टिंग एज ए कार्बन सिंक फेसिंग डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं आजकल, और कार्बन सिंक की तरह वर्क करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस, आराम से कन्वेंशन होगी वो भी इनमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि कई सारे तरह की कन्वेंशन भी रिलेट करती है पीटलैंड से। नंबर 3, पीटलैंड आर द पीट एट द सरफेस आर हाईली स्पेस इफेक्टिव कार्बन स्टॉक, ये तो हमने देख लिया। 3% ऑफ लैंड पीटलैंड कवर करते हैं, बट जो इनका कार्बन है इंटायर फॉरेस्ट मास, वो जो कार्बन कंटेन करते हैं, वो जितना इंटायर फॉरेस्ट का बायोमास है उससे भी कई ज्यादा कार्बन ये कंटेन करके रखते हैं। सो दिस वाज फॉरेस्ट, इन्होंने लिखा हुआ था फॉरेस्ट बायोमास। ठीक है, 30% ऑफ द वर्ल्ड सोयल कार्बन
30% ऑफ वर्ल्ड सोल कार्बन कंटेन करते हैं ये, याद रखेंगे। एंड व्हेन ड्रेन दीज एमिट ग्रीन हाउस, मान लो ड्रेन होंगे तो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे। और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 गिगाटन ऑफ एमिशन पर ईयर थ्रू ऑक्सीडेशन। these are the facts you can remember। देखो पीटलैंड ओक्योर इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन, तो ये भी हमने देख लिया कि सिर्फ एक ही क्लाइमेट जोन में नहीं ओक्योर होते हैं। while in tropical climate they can occur in mangrove, ट्रॉपिकल जैसे मैंग्रोव हो गए वहां पे occur होते हैं। इन आर्कटिक पीट आर्कटिक में जो है वो मोसेस में डेवलप होते हैं। जो कुछ मैंग्रोव स्पीशीज हैं वो क्या होती है, वो पीटलैंड के सोइल में ही डेवलप होती है। तो कुछ कुछ देखो, अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज हो गई या फिर एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डेवलप होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्चिया हो गए, सारे कुछ जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इनवर्टिब्रेट्स जैसे एनिमल्स में जैसे कुछ इंसेक्ट वगैरह भी काफी अवेलेबल होते हैं पीटलैंड में विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। Besides climate mitigation, peatlands are important for archaeology as they maintain pollen, seas and human remains for a long time in their acidic and waterlogged condition. In many countries, pristine peatlands are important for recreation activities. These areas also support livelihood in the form of pastoralism, मतलब जो चरवाहे होते हैं वो जो चराते हैं उसमें भी उनको सपोर्ट करता है। The vegetation growing on pristine peatland provide different type of fibers for construction activities and handicraft। तो देख लेंगे ये भी यार, एक जनरल आइडिया सा हमें हो गया है। ये भी वही है, पढ़ लेंगे। तो एक बार थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि जू प्लैंकटन क्या करते हैं, डायपोज करते हैं कि मतलब कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है, स्ट्रेस इन्वायरमेंट होता है, तो उसको जो एक्सकेप लेते हैं ये, उस एक्सकेप को क्या बोलते हैं, डायपोज बोलते हैं। अगर फिश वगैरह कुछ इसी तरह करती है समर में, उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। और जब बियर वगैरह विंटर में ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलेंगे। तो हाइबरनेशन के बारे में देखा था, एस्टिवेशन के बारे में देखा था, डायपोज के बारे में देखा था, पीटलैंड के बारे में देखा था कि जब परसिस्टेंट के जब वाटरलॉग्ड कंडीशन सर्वाइव करती है, ये सोयल है, सबस्ट्रेट है, सपोज करें जो पोर्सेज में ना वाटर रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन की जो डिसोल्युबिलिटी होती है वाटर में भी वो भी क्या है, कम है। तो उसकी वजह से जो ऊपर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैसे ही सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देते, कंज्यूम कर लेते हैं। नीचे वाटर ने इसको रिप्लेस कर दिया, और जो रिप्लेस हुई है उसके साथ कोई कई सारी केमिकल रिएक्शन हो गई है, तो क्या हो गई है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लांट है, डेड प्लांट्स है और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा विदाउट ऑक्सीजन। तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा, पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा। उससे क्या होंगे, थ्रू आउट द ईयर जो अक्यूमुलेशन ऑफ दिस पार्शियल डिकम्पोजिशन होगी, उससे क्या होगा, पीटलैंड क्रिएट होंगे, चरवाहों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जिनके जितना कार्बन सिंक ये करते हैं ना, उतना तो पूरा वर्ल्ड का फॉरेस्ट बायोमास कार्बन नहीं सिंक करता, सिर्फ 3% ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड एरिया ये कंटेन करते हैं। और जो बायोमास सॉरी कार्बन जो सिंक है ये लगभग फॉरेस्ट बायोमास से भी ज्यादा रखते हैं ये हमने देख लिया, पीटलैंड देख लिया। उसके अलावा हमने देखा था बादल फॉर्मेशन क्या होती है, एरोजल के बारे में देखा था। कई तरह के एरोजल होते हैं, कुछ एरोजल होते हैं कि भाई कुछ तरह की सीड्स प्रोवाइड करते हैं, पहली बात तो क्लाउड फॉर्मेशन में। कुछ टाइप ऑफ क्लाउड्स के लिए कुछ सम टाइम ऑफ एरोजल वो होते हैं, गुड होते हैं, अदर टाइप ऑफ के लिए अदर टाइप, जैसे सी सोल्ट है वो आई थिंक रेनिंग के लिए ठीक रहते हैं सी सोल्ट। बेसिकली अगर एरोजल ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो मान लो डी जो कंडेंसेशन हो रही है इस वाटर की अराउंड द दिस, तो ये सेपरेट हो जाएगी और रेनिंग कम होगी बेसिकली इससे। ये हम याद रखेंगे। वो देखो ये वाटर है, टेम्परेचर कंडीशन इंक्रीज हुई, टेम्परेचर से एवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया, ऊपर एयर ठंडी थी तो उसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की वो रिड्यूस कर जाती है, तो वाटर को कंडेंस होना होता है। एक सरफेस चाहिए होता है, न्यूक्लियाई चाहिए होता है, उसके अराउंड ये कंडेंस हो सके, और उसको क्या बोलते हैं, एक सरफेस, एरोजल भी इस तरह का सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जब सरफेस प्रोवाइड करते हैं तो सारे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, उससे बारिश वगैरह भी होती है। अगर कोई एरोजल है वो रिफ्लेक्ट करता है तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट कूल होगा। लेकिन जैसे ब्लैक कार्बन है वो भी एक तरह का एरोजल ही है, मैन मेड एरोजल है। दो तरह के एरोजल होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो ये क्या है, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो इससे वार्मिंग कंडीशन क्रिएट होती है। तो डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ एरोजल है, वार्मिंग कंडीशन होगी या फिर कूलिंग कंडीशन ओक्योर होंगी।
ओके, वाटर फॉर्म एक जनरल ओवरव्यू देख लिया कि कैसे क्लाउड फॉर्म होते हैं। वो जब ये क्लाउड बनाते हैं तो क्लाउड का भी एक रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उससे भी क्या होगा, उससे भी क्लाइमेट कंडीशन इफेक्ट होंगी, हीट बजट इफेक्ट होगा। अदर देन दिस आई डिडंट एबल टू रिकॉल। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, बचे हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में। जो पोलर हो गया तो मतलब जो पोलर रीजन में वो डेवलप होते हैं पहली बार, उनके लिए ना बहुत ही विंटर विंटर इन्वायरमेंट की जरूरत, यानी कि बहुत कोल्ड कंडीशन की जरूरत होती है इन तरह के क्लाउड को फॉर्म होने के लिए। लेकिन ये देखो, क्लाउड जो, अगर आप आर्कटिक की बात करें तो आप लगा लें कि दिसंबर से लेके मार्च तक का जो है ये पूरा विंटर सीजन रहता है। अगर आप अंटार्कटिका की बात लगाएंगे तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक विंटर सीजन रहता है। तो इस टाइम पूरा स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी, जो कि फेवरेबल है पूरे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के लिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन कब होगा, जब सनलाइट उनको मिलेगी। जब सनलाइट आएगी तो केमिकल रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्लोरीन रिलीज होगा ये पूरे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से। और क्लोरीन क्या होता है, डिकम्पोजिशन करता है किसकी, ओजोन की। तो जब ये होता है ना कि भाई पोलर स्प्रिंग की आता है कि जब सन रेजेस आना स्टार्ट हो जाती है, विंटर खत्म हो रही होती है, स्प्रिंग आ रहा होता है एक तरह से, जब समर स्टार्ट होने वाली होती है, बर्फ पिघलती है, सन रेजेस आती है, तो जब सन रेजेस आती है तो वो डिकम्पोजिशन हो, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे क्लोरीन रिलीज होता है, वो क्या करता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन करता है। तो हमने ये भी क्वेश्चन देखा था। इसके अलावा इज any other kind of question which I am forgetting? I don't remember right now. I think I'm able to equal only these. एक आई थिंक वो भी पढ़ा था हमने कि जो एल नीनो या इस तरह की वजह से ना वो मैरीन हीट वेव क्रिएट होती है, ये करंट वगैरह की वजह से भी। हाँ, ये भी हमने देख लिया था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे पीपल।